एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, इनकलाब, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मंच पे आसीन दिल्ली के हमारे माननीय विधायक संजीव झा जी, माननीय विधायक विशेष रवि जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनिल झा जी, पश्चिम प्रांत के प्रभारी और प्रदेश के सह प्रभारी भाई चौधरी सुरेंद्र जी, दिल्ली के विधायक वीर सिंह धिंगान जी, पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में ये पूरी यात्रा हुई भाई सोमेन ढाका जी, हमारे बीच में जहां से ये यात्रा शुरू हुई मेरठ के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी, गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष निमित यादव जी, गाजियाबाद से ही जिन साथियों का ताल्लुक है हमारे ओबीसी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव जी, हमारे प्रवक्ता तरुणिमा जी, सर्वेश जी हमारे महासचिव, हमारे खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मीनाक्षी जी, पश्चिम प्रांत के हमारे महासचिव मनीष सिंह जी, हमारे पूर्वांचल के प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, काशी प्रांत के अध्यक्ष भाई पवन तिवारी जी, जनक प्रसाद जी जो हमारे तिरंगा शाखा के अध्यक्ष हैं, नीलम यादव जी जो महिला शाखा के अध्यक्ष हैं, हमारे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कमांडो अशोक जी, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भाई शकील मलिक जी, रुहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष हैदर भाई, अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल जी, हमारे प्रवक्ता पार्टी के और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई मनोज मिश्रा जी, पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो सभी यात्राओं में और उनके ही जनपद से यात्रा की शुरुआत हुई थी अयोध्या से, भाई सभाजीत सिंह जी, हमारे निवर्तमान महासचिव भाई दिनेश पटेल जी, सभी साथियों का, जिनका अरविंद बाल्यान जी हमारे जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के, सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी जिला अध्यक्षों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी सफल पदयात्रा आपने आयोजित की। हमारे बीच में किसान प्रकोष्ठ, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी जी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। अच्छा, ये जो टेंट वाले हैं, तिरुपति बालाजी टेंट वाले, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए जो आपको छांव दे रहे हैं। हमारे दिल्ली के जितने भी निगम पार्षद हैं उनका भी बहुत सारा अभिनंदन, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। साथियों और दोस्तों, जब ये पदयात्रा का कार्यक्रम मैं तय कर रहा था तो मेरे सामने कई सवाल आए और मुझे कई लोगों ने कहा कि इस गर्मी में तो पदयात्रा के बारे में आप सोचिए भी मत, पदयात्रा करना तो दूर, सोचिए भी मत इस गर्मी में पदयात्रा के लिए। 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, 47 डिग्री टेम्परेचर होगा, पारा 50 तक पहुंच जाएगा। पदयात्रा मत करो।
मैंने उस दिन अपने मन में सोचा, अगर इस देश के लोगों को जगाना है, हम बातें तो कहते हैं खून और पसीना बहाने की, खून तो छोड़ो, खून बाद में बहा लेंगे, पहले पसीना बहाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसलिए अगर नौजवान की बात आप करते हैं, किसान की बात आप करते हैं, माताओं बहनों के मुद्दे को अगर उठाना चाहते हैं, तो इस धूप में चलकर आम आदमी पार्टी के शेरों ने यह साबित किया कि अभी पसीना बहा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो खून भी बहाने का काम करेंगे। और जैसा मैंने बार बार कहा, मुझे अपने उन साथियों से ज्यादा ऊर्जा मिलती है जो अभाव में भी अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन पार्टी के लिए दिन रात समर्पित रहते हैं, दिन रात। हमारे बीच में सेना के जवान भी बैठे हुए हैं। हरेंद्र भाई का मामला मैंने देश की सदन में उठाया था। चंदू चौहान जी यहां पे बैठे हुए हैं, उनका भी मामला मैंने कल सुना और कल उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका भी मामला, जवानों का मामला मैं प्रेस वार्ता करके उठाने का काम करूंगा। इस देश का जवान जो सरहदों पर रह के भारत माता की रक्षा करता है, -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करता है, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रह के भारत की रक्षा करता है, उस जवान के साथ नौकर जैसा व्यवहार किया जाएगा तो इस बात को आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों ने सदन में यह मामला उठाया, आगे भी इसको उठाएंगे। साथियों और दोस्तों, जब हम नौजवान की बात करते हैं तो अभी पेपर लीक का मुद्दा बहुत गर्म है, लेकिन जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या क्या लीक नहीं हुआ। लेखपाल की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। सिपाही की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। दरोगा की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। यहां तक कि पीसीएसजे की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। डॉक्टर इंजीनियर बनने की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। और अभी तो नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 22 लाख नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो गई। यह इसलिए हो रहा है कि इस देश का नौजवान सड़कों पर नहीं उतरता। अगर इस देश का नौजवान सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाए तो मोदी नहीं, मोदी के 10 पुश्तें भी हिम्मत नहीं करेंगी पेपर लीक करने का। 22 लाख में 2 लाख नौजवान अगर सड़कों पे आ जाए तो हिम्मत नहीं है मोदी सरकार की कि दोबारा पेपर लीक हो जाए। क्या आपको लगता है ये पेपर लीक, ये ऐसे ही पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक ऐसे नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों, ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के मिलीभगत के कारण हो रहा है। ये पेपर लीक भाजपाइयों के कारण हो रहा है। इसके सबसे बड़े दोषी ये लोग हैं। और कारोबार कितना बड़ा है, 8 से 10 हजार करोड़ का पेपर लीक का कारोबार है। 8 से 10 हजार करोड़ का। आज सोचिए 60 लाख रुपए में नीट का पेपर बिका और 22 लाख छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने, किसी ने 30 लाख में पेपर खरीदा, किसी ने 20 लाख में पेपर खरीदा। बड़े परिश्रम से तैयारी की, मां बाप ने पेट काट के नौजवानों को कोचिंग कराया। दिल्ली में कोचिंग कराई, गाजियाबाद में कोचिंग कराई, मेरठ में कराई, प्रयागराज में कराई, लखनऊ में कराई, आगरा में कराई, अलीगढ़ में कराई।
कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारी बिटिया डॉक्टर बनेगी। हमारे दिल्ली में रहने वाली अंशिका पांडे, वो बच्ची 4 अंकों से रह गई थी पिछली बार। इस बार बड़ी मेहनत से उसने तैयारी की, परीक्षा दिया, उसको उम्मीद थी कि डॉक्टर बनूंगी, लेकिन क्या पता था कि मोदी के राज में पेपर लीक हो जाएगा और उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। लखीमपुर के नौजवान ने आत्महत्या कर ली, गोवा के नौजवान ने आत्महत्या कर ली। 4 लोगों ने अब तक अपनी जान दे दी। ये नीट के पेपर लीक के कारण जिन 4 लोगों ने अपनी जान दी है, ये आत्महत्या नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा की गई हत्या है, हत्या है और हत्या है। किसकी जवाबदेही है? कौन सुनता है आपकी बात? और क्यों नहीं सुनता? कभी आपने सोचा? मेरे दोस्तों, इसलिए नहीं सुनता क्योंकि मोदी को मालूम है, योगी को मालूम है, अभी तो नौजवान नीट के पेपर लीक से परेशान है, सिपाही दरोगा के पेपर लीक से परेशान है, हाई स्कूल इंटर के पेपर लीक से परेशान है। जैसे ही चुनाव आएगा, हिंदू मुसलमान का गेम खेला जाएगा और ये नौजवान हमारी तरफ आके लाइन में लग के वोट दे देगा। इसलिए नहीं डरते। जिस दिन आप अपने पेपर लीक के नाम पर बीजेपी की जमानत जब्त कराना शुरू कर दोगे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है पेपर लीक करा दे। लेकिन उनको मालूम है एक पुड़िया फेंकना है, सारा काम हो जाएगा। कौन सी पुड़िया? हिंदू मुसलमान। व्हाट्सएप पे दिन भर यही मैसेज आता रहता है, सारा गोदी मीडिया इसीलिए यही चर्चा करता रहता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी गई नौजवानों। अगर जरा सा भी आपके अंदर स्वाभिमान होता तो मुझे तो याद है 2022 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था, यूपी के नौजवानों तुम चिंता मत करना, गोबर से तुमको रोजगार दे देंगे। किससे रोजगार देंगे? यूपी वाले इतने गए गुजरे हैं कि मोदी समझता है उनको गोबर से रोजगार दिया जा सकता है। तुमको गोबर से नौकरी का काबिल समझता है मोदी, समझ लो क्या इज्जत है तुम्हारी। लेकिन फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता। मैंने तो बंसराज दुबे जी जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे भी कहा था, और अंजनी मिश्रा जी जो हमारे श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनसे भी कहा था कि भाई एक बार गोबर का कंडा लेके चले जाओ भाजपाइयों के पास कि 4.5 साल हो गया, कम से कम गोबर से तो रोजगार दे दो, गोबर का रोजगार हम देखना चाहते हैं। फिर क्या बोले एक सभा में मोदी जी? 2019 में लोकसभा के चुनाव में प्रचार कर रहे थे, कहने लगे यूपी के लोगों चिंता मत करना, कोई तकलीफ है? बोले हाँ साहब, स्कूल गांव में बहुत खराब है। बोले अच्छा। बोले और? बोले साहब अस्पताल बहुत खराब है, मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, डॉक्टर आता नहीं, दवा मिलती नहीं। बोले अच्छा। बोले और? बोले गांव की सड़कें टूटी हुई है, पानी की टंकी बनती है, उद्घाटन से पहले टूट जाती है। बोले अच्छा। और क्या समस्या है तुम्हारी? बोले साहब थाने में सम्मान नहीं मिलता, गालियां दी जाती हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव होता है। कहने लगे सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। क्या बोला 19 के चुनाव में मोदी जी ने? बोले स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। यूपी की जनता ने पूछा क्या समाधान है मोदी जी?
तो कहने लगे अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जनता एक बार चुप रही, दूसरी बार फिर बोला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर जनता चुप रही, तीसरी बार फिर पूछा बताओ गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जनता डर के मारे कहने लगी होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। अनिल झा जी, प्रधानमंत्री की जुबान इतनी काली है कि उसी के बाद कोरोना की महामारी आ गई और उत्तर प्रदेश के गांव गांव में शमशान बन गया। ऐसा आदमी चाहते हो देश का प्रधानमंत्री? ऐसा चाहते हो क्या? प्रधानमंत्री स्कूल नहीं बनाना चाहता, अस्पताल नहीं बनाना चाहता, डबल इंजन की मोदी योगी की सरकार तुम्हारे लिए सड़कें नहीं बनाना चाहती, बिजली और पानी साफ नहीं देना चाहते, वो आपके लिए शमशान बनाना चाहते हैं। क्या हुआ, एक मंत्री जी जा रहे थे, बिल्कुल ठीक कहा अनिल झा ने, हम हिंदू हैं लेकिन हमें गुंडा हिंदू नहीं बनना है, अच्छा हिंदू बनना है, हिंदू धर्म को मानने वाला हिंदू बनना है। हम हिंदू हैं लेकिन हमको नफरत करने वाला हिंदू नहीं बनना है, हमको मोहब्बत और भाईचारा फैलाने वाला हिंदू बनना है। हम हिंदू हैं, हम भगवान श्री राम को मानते हैं, लेकिन उस भगवान श्री राम को मानते हैं जो सेबरी का जूठा बेर खाते हैं, जो निषाद राज को साथ लेके चलते हैं। हिंदू धर्म की ठेकेदारी भाजपाइयों पर नहीं है, यह राम मंदिर के गेट कीपर नहीं है, यह हमसे सवाल नहीं करेंगे कौन वहां जाएगा कौन नहीं जाएगा। हमारी जितनी बार मर्जी होगी हम राम के मंदिर में भी जाएंगे और राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास भी करेंगे। ये तो राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करने वाले लोग हैं। देखा था ना, देखा था नहीं देखा था? 5 मिनट में कितना लूटा था? 16.5 करोड़। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदा था भाजपाइयों ने। कितने का घपला किया था राम मंदिर के नाम पे? 5 मिनट में 16.5 करोड़ का। तो मैंने नारा दिया था राम के नाम पे चंदा चोरी, राम के नाम पे, जोर से बोलिए भाई, राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नारा हमने दिया था। तो चंदा चोरों से हमें सीखने की जरूरत। आज एक पत्रकार मिल गया मुझे, विधायक, एक पत्रकार मिल गया, कहने लगा अरे कल आपकी सभा समाप्ति के बाद आपके लोग जहां पे रात्रि विश्राम कर रहे थे वहां तो राम भजन हो रहा था, उसके साथ आप भी बैठे हुए थे, फिर वहां कृष्ण का भजन हो रहा था, वहां पर आप भी बैठे हुए थे, फिर वहां पर साईं का भजन हो रहा था, वहां पर आप भी बैठे हुए थे, बताइए ये आपके रात्रि विश्राम में कैसे हुआ? मैंने कहा भैया कोई भाजपाइयों ने टेंडर लिया है क्या हिंदू धर्म का? हिंदू धर्म को मानने वाले हम लोग भी हैं, ये तो हिंदू धर्म का विनाश करने वाले लोग हैं, हम हिंदू धर्म का विकास करने वाले लोग हैं। कैसे बात मैंने कही, क्यों कही ये बात? तुलना करो सीधे सीधे, एक तरफ मोदी है, एक तरफ केजरीवाल है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। बताओ सच बोला कि झूठ बोला? जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी ने कहा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए क्या? बताओ सच बोला कि झूठ बोला?
नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे, किसानों को लाठी मिली, खाद की बोरी की लाइन में लग के आत्महत्या कर लिया किसान ने। बताओ झूठ बोला कि सच बोला? झूठ बोला कि सच बोला? 15 अगस्त 2022 तक हिंदुस्तान में सबको पक्का मकान देने का वादा नरेंद्र मोदी ने किया। सच बोला कि झूठ बोला? झूठ बोला। सच बोला कि झूठ बोला? झूठ बोला। बोला टैक्स खत्म कर दूंगा हिंदुस्तान में, 50 रुपए का पेट्रोल और 40 रुपए का डीजल बिकेगा। झूठ बोला कि सच बोला? झूठ। झूठ बोला कि सच बोला? झूठ। तो भारतीय जनता पार्टी का असली नाम क्या है? झूठा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का असली नाम क्या है? भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय झूठा, भारतीय झूठा। अब केजरीवाल की बात करते हैं। केजरीवाल ने कहा आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे। बताओ दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे बाप के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बनाया कि नहीं बनाया? बताओ सच बोला कि झूठ बोला? सच। सच बोला कि झूठ बोला? बोला एथलीट के ग्राउंड बनाएंगे, स्विमिंग पूल का निर्माण कराएंगे, हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड सरकारी स्कूलों में बनाएंगे। सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे जहां 200 तरह की जांच फ्री होगी। केजरीवाल ने आपसे वादा किया। सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। आम आदमी पार्टी ने आपसे कहा बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। माताओं बहनों के लिए कहा बस की यात्रा फ्री देंगे। दिया कि नहीं दिया? दिया। सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। और तो और दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को कहा अगर तुम्हारे बच्चे तुमको तीर्थ की यात्रा नहीं कराते तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल तीर्थ की यात्रा कराएंगे। सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। तो एक तरफ भारतीय झूठा पार्टी है और दूसरी तरफ सच बोलने वाली पार्टी है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम किया। जिन नहरों में 30-30 साल तक पानी नहीं आता था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम किया। भगवंत मान की सरकार ने सरकारी नौकरी देने का काम किया और अभी फैसला लिया है 10 लाख रुपए तक का सारा इलाज पंजाब की सरकार कराएगी। 1 रुपए देने की जरूरत नहीं। अभी फैसला लिया 1000 रुपए माताओं बहनों के खाते में जाएगा और दलित समाज की महिलाओं के खाते में 1500 रुपए जाएगा। बताओ काम करके दिखाया नहीं दिखाया? तो आपको तय करना है। आपको वो पार्टी चाहिए जो बंगाल में चुनाव जीतने के बाद हिंसा कराती है, आपके नौजवानों के हाथ में हथियार देती है, या वो पार्टी चाहिए आम आदमी पार्टी जो आपके नौजवानों के हाथों में किताब देती है, स्कूल देती है, अस्पताल देती है, सड़कें देती है और विकास देती है? आपको तय करना है किस पार्टी के साथ आपको जाना। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे साथ आइए। और जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसान की, हम बात करते हैं नौजवान की, हम बात करते हैं उस रेडी पटरी वाले की भी जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। हम बात करते हैं सरकारी नौकरी के लिए भटकने वाले लोगों की जिनको नियमित नहीं किया गया, वो चाहे शिक्षा मित्र हो, रोजगार सेवक हो या आशा बहुए हो, हम सब की बात करते हैं। इसलिए रोजगार के सवाल पे आइए और एकजुट हो जाइए। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? सामाजिक और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में बने इस पार्क में अगर आज इस यात्रा का समापन हो रहा है तो फिर हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। संविधान के मुताबिक देश चलेगा। यह देश मोदी और योगी के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है
हर इंसान को सम्मान के साथ जिंदगी जीने की गारंटी देता है भारत का संविधान। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और जब हम देखते हैं दलित समाज के एक सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, जब हम देखते हैं पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है, जब हम देखते हैं आदिवासी समाज के एक युवक के सिर पे पेशाब की जाती है, जब हम देखते हैं मंदिर का शिलान्यास होता है, तो श्री रामनाथ कोविंद जी को इसलिए नहीं बुलाया जाता कि वो दलित समाज से थे, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन के समय में राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। जब हम ये भेदभाव देखते हैं तो भाजपाइयों से साफ तौर पे कहना चाहते हैं, ये झूठी बातें हिंदू हिंदू की करना बंद करो। तुम लोग भेदभाव करने वाले लोग हो और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ भेदभाव करते हो। बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? किस मुसलमान ने कहा दलितों को गले में हाड़ी बांध के घूमना पड़ेगा? किस मुसलमान ने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया? ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग हैं जो समाज में विभाजन चाहते हैं, बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए मेरे साथियों और दोस्तों, ये अभी 5 चरण की यात्रा हुई है, लेकिन याद रखना 3 चरण की यात्रा अभी और बाकी है। चलोगे कि नहीं चलोगे? बताओ। चलेंगे। हाथ उठा के बताओ पीछे तक। चलेंगे। जिन लोगों ने इन 5 चरण की यात्रा में हमारा साथ दिया, मैं उन सब का सर झुका के अभिनंदन करता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं। जिन्होंने 1-2 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन यात्रा में चलने का काम किया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, और जिसने 1 घंटे भी सहयोग किया उसका भी अभिनंदन करता हूं, और जिसने घर में बैठ के हमारे समर्थन में फेसबुक और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। संजय सिंह संघर्ष करो, संजय सिंह संघर्ष करो, क्योंकि समाज को तो जगाना पड़ेगा, और कभी संख्या की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। जब जेपी का आंदोलन शुरू हुआ था तो मात्र 36 लोग थे पहली मीटिंग में, और 1.5 साल के अंदर देश की सत्ता को उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया। 75 में इमरजेंसी लगी, 77 में जिस कांग्रेस का सूरज नहीं डूबता था उसका सफाया हो गया पूरे हिंदुस्तान से। इसलिए आज इस अहंकार में भाजपा हो सकती है, नरेंद्र मोदी हो सकते हैं कि 21 राज्यों में वो जीत गए हैं, केंद्र में भी उनकी सरकार है, ईडी सीबीआई उनके पास है, रोज हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं। केजरीवाल जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को डाला, सत्येंद्र जैन को डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला। अभी संजीव अरोड़ा जी की तस्वीर मैंने देखी, अपने बेटी को गले लगा के रो रहे थे, उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे साथी दीपक सिंगला को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ये जेल में डालेंगे, इन्होंने गुजरात में भी जेल में डाला, चैतर बसावा को जेल में डाला, गोपाल इटालिया को जेल में डाला, ईशुदान गढ़वी को जेल में डाला, वहां भी हमारे नेताओं को जेल में डाला। याद रखना, जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान विधायक महराज मलिक को भी जेल में डाला। 8 महीने बाद वो निकल के आया और शेर की तरह इन लोगों से लड़ रहा है। 183 दिन मुझे भी जेल में रखा, हमारे नेताओं को भी जेल में रखा, लेकिन हम झुके नहीं, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जो झुक जाएगा, जो भाजपा के पाले में चला जाएगा, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना। जो लड़ेंगे, यातना सहेंगे, उनके हिस्से में जरूर एक ना एक दिन जीत आएगी और ईश्वर उनकी बातों को मनवाएगा। इन्हीं लोगों के सामने आप देखना परिवर्तन होगा।
आज किस प्रकार की गुंडागर्दी की भाषा बोली जा रही है। एक चेयरमैन है नगर पालिका का, वो क्या कह रहा है? कह रहा है सियानी घोष जो टीएमसी की सांसद है उसका सर काट के लाओ, 1 करोड़ रुपए देंगे। नरेंद्र मोदी जी, आपके पार्टी का चेयरमैन, आपकी पार्टी का नेता एक महिला सांसद का सर काटने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात कहता है। हम हिंदुस्तान को हिटलर की जर्मनी नहीं बनने देंगे, तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। इतना दिमाग खराब है। यह तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह तुम्हारा नारी वंदन, यह तुम्हारा महिलाओं का सम्मान, यह दे रहे महिलाओं को आरक्षण। अरे जो महिला सांसद जीत के पहुंची है लोकसभा में, उसका तो तुम्हारा नेता सर काटने की बात कर रहा है। तुम्हारे आरक्षण से जो महिलाएं संसद में पहुंचेगी, तुम लोग तो उसका सर काट लोगे। मोदी जी, ये तुम्हारी मानसिकता है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस भाजपाई ने, जिसकी मां ने दूध पिलाया है, हम लोगों का सर काट के दिखाओ, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। गुंडागर्दी की भाषा बोल रहा, कुछ भी बोले जा रहा, इसको मार देंगे, उसको काट देंगे, इसकी दुकान बंद करो। एक इनका मुख्यमंत्री ये कहता है मुसलमानों के यहां से सामान ना खरीदो। किस तरह का समाज बनाना चाहते हो? हिंदुस्तान में मुसलमानों से नफरत फैलाते हो, अरब में जाते हो तो उसको गले लगाते हो, अरबी मुसलमान को। वहां तो देखा ना आपने, ऐसे हाथ फैला के मोदी जी गले लगा रहे थे जैसे वीर जारा के शाहरुख खान। देखा कि नहीं जाजी आप? यहां कहते हम कपड़े से पहचान लेते। इन लोगों से सावधान रहना। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने हिंदुओं का किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय झगड़ा। बस अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, जवाब आपको देना है। डीजल और पेट्रोल का दाम अगर हिंदुस्तान में बढ़ा तो इसकी सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ी कि मुसलमानों को? जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए। 1 लाख सरकारी स्कूल अगर बंद हुए तो इसकी सबसे ज्यादा मार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और हिंदुओं को पड़ी कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर हिंदुस्तान में सरकारी अस्पताल मोमबत्ती में ऑपरेशन होते हैं, इलाज ठीक से नहीं मिलता, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है और मिड डे मील में आपके बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर नीट का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है, 93 पेपर लीक होते हैं, नौजवान आत्महत्या करते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ कि मुसलमानों को? हिंदुओं को। अगर अयोध्या और काशी में, काशी कॉरिडोर के नाम पे, अयोध्या के विकास के नाम पे बुलडोजर चलाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मकान और दुकान हिंदुओं के तोड़े जाते हैं कि मुसलमानों के? हिंदुओं के। हिंदुओं के तोड़े जाते हैं कि मुसलमानों के? हिंदुओं के। तो हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात करने वाली पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा विश्वासघात करने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा गद्दार पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा देशद्रोही पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अब आप कह रहे होंगे देशद्रोही क्यों कह दिया? अरे भाई,
ट्रंप ने डांटा मोदी को, रूस से तेल मत खरीदना। मोदी ने कहा जी हुजूर। ट्रंप ने डांटा मोदी को, ईरान से तेल मत खरीदना। मोदी ने कहा जी हुजूर। बोला करना क्या है हुजूर? बोला देश में महंगाई बढ़ा दो। डीजल महंगा मिल रहा आपको, पेट्रोल महंगा मिल रहा आपको, गैस महंगी मिल रही है आपको। तो इसलिए नहीं कि महंगाई बढ़ गई, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ये महंगाई लेकर आए हैं। रूस $10 प्रति बैरल आपको सस्ता तेल देता है। 15 से 20 दिन में हिंदुस्तान में तेल आ सकता है। हिंदुस्तान की जनता को सस्ता तेल मिल